नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपको बताएंगे आपकी टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसी के साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेल आईडी, सवाल पूछने का तरीका भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम फोकस करेंगे ITR फॉर्म 1 पर। वैसे तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फॉर्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है। और असेसमेंट ईयर 2022-23 में ITR 1 से लेकर ITR 7 तक 7 फॉर्म मौजूद हैं। सभी के भरने के तरीके अलग अलग हैं। इनमें से कुछ फॉर्म अन्य फॉर्मों की अपेक्षा बड़े भी होते हैं और इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी अतिरिक्त जानकारी की भी ज़रूरत हो सकती है। इसलिए ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए कौन सा फॉर्म ज़रूरी रहेगा। और इस पर हम पहले भी एक शो भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे ITR फॉर्म 1 पर, क्योंकि ये एक फॉर्म है जो कि अधिकतर प्रयोग में किया जाता है सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं इस साल, तो ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी होगा कि ITR फॉर्म 1 में क्या कुछ बदलाव हुए हैं जिनका कि जानना आपको ज़रूरी है। ये बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां हैं, इससे जुड़ी जानकारी है जो कि हमें अमूमन नहीं पता होती हैं। तो वही हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ITR फॉर्म में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं जिसे कि आपका समझना ज़रूरी है। क्या उन बदलाव के बाद ITR फॉर्म 1 भरना आपके लिए सही रहेगा, किन लोगों को भरना चाहिए और कौन से ऐसे सैलरी क्लास लोग हैं जिन्हें नहीं भरना चाहिए, जिनके लिए उपयोगी नहीं है ये फॉर्म भरना। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारी मदद करने के लिए मौजूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। तो ITR काफ़ी तरह के ये जो फॉर्म होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स हम देखते हैं, टैक्स पेयर्स उनको भरते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ITR 1 पे फोकस कर रहे हैं, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ITR 1 ऐसा फॉर्म है जिसमें काफ़ी कुछ बारीकियां हैं और ज़्यादातर मेरे ख्याल से यही वाला फॉर्म यूज़ होता है, सैलरी क्लास करते हैं। तो पहले तो स्टेटस के बेसिस पर समझना चाहेंगे, बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ITR किनको नहीं भरना चाहिए, ये पहले आप हमें बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि ITR 1 भरने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप ITR 1 भर नहीं सकते। भरना चाहिए या नहीं वो बात नहीं, आप भर नहीं सकते। जो स्टेटस वाइज है, तो एक तो जैसे नॉर्मली इंडिविजुअल और HUF को पार ट्रीट होते हैं, पर HUF जो है वो ITR 1 नहीं यूज कर सकता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो रेसिडेंट नहीं है, मतलब या तो नॉन रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर है, भले वो प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड है, तो भी ITR 1 आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो HUF ITR फॉर्म 1 यूज़ नहीं कर सकता। नॉन रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वहाँ पर भी आप ITR 1 यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं और अगर आप एक से ज़्यादा कंपनियों के डायरेक्टर पोस्ट पर हैं तो फिर आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, ये तो स्टेटस की बात हो गई कि कौन एज अ पर्सन यहाँ पर ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट बलवंत जी, अब नाउ बेस्ड ऑन द इनकम, अगर सैलरी की बात करें, इनकम की बात करें, तो उस क्राइटेरिया पर कौन ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए, जहाँ तक इनकम का क्राइटेरिया है, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 से ज़्यादा है तो भी आप यूज नहीं कर सकते ITR 1। अगर आपका कोई फॉरेन सोर्स से इनकम है तो आप ITR यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम है तो भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको ESOPs अलॉट हुआ है और उस पर TDS जो है, TDA परक्यूजिट, ESOP का जो वैल्यू जो है वो इस परक्यूजिट गिना जाता है और उस पर TDS
कटता है। तो अगर आपका टीडीएस डेफर हुआ है तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और उसमें अगर आप कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं तो आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक अपवाद है कि अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसमें आपको 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक का डिडक्शन है, वो आप कर सकते हैं। मतलब जो फैमिली पेंशन वाले हैं वो ये डिडक्शन लेके भी ITR1 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोग जैसे जो मून लाइटिंग वगैरह करते हैं और उनको सैलरी के अलावा और दूसरी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं और उसके सामने अगर उनको कोई खर्चा क्लेम करना है तो वो ITR1 यूज नहीं कर सकते, उनको फिर ITR2 यूज करना पड़ेगा। ओके इसमें काफ़ी सारी देखिए डिटेल्स हमें पता चली है। देखिए इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होती होगी। बलवंत जी एक बार फिर से आपसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे कि अगर एक सैलरीड पर्सन को ESOPs अलॉट हुए हैं तो वो भी ITR1 फाइल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा है सब केसेज नहीं, कुछ केसेज में अगर आपका जैसे जो स्टार्टअप है, जो क्वालिफाइड स्टार्टअप्स हैं और आपका TDS जो है वो डेफर हुआ है, अगर TDS डेफर हुआ है तो आप ITR1 नहीं फाइल कर सकते। बाकी दूसरे जो लोगों को ESOP अलॉट हुआ है और अगर उनका TDS पूरा का पूरा उसी साल में कट गया है वो लोग ITR1 यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो आपने बताया कि अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत कुछ एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं तब भी आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या कुछ आ सकता है, थोड़ी दर्शकों को क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए जैसे ऐसा है पूजा कि ये 5 इनकम टैक्स के हेड है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम। अगर कोई इनकम उस 4 में फिट नहीं होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। जैसे उसमें बिजनेस आपका ये इंटरेस्ट इनकम आती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपका कोई सैलरीड आदमी पार्ट टाइम कहीं कुछ काम करता है, मून लाइटिंग करता है और वहाँ से कुछ पैसा मिलता है तो वो भी वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मतलब ये रेसिड्यूअल हेड है। कोई भी इनकम अगर वहाँ नहीं आती है, अगर आप किराएदार है और अगर आप उसको सबलेट करते हैं तो चूंकि आप ओनर नहीं है प्रॉपर्टी के तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा, परंतु अगर आपको सबलेटिंग से किराया आ रहा है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये रेसिड्यूअल हेड है और उसमें बहुत सारी आइटम आ सकती है। सब आइटम एन्यूमरेट करना मुश्किल है पर मैंने कॉन्सेप्ट ब्रॉडली आपको बता दिया। राइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के जरिए देखिए आपको समझने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि हम समझते हैं कि सैलरी क्लास हैं, हमारी इनकम आ रही है ठीक ठाक तो हम ITR1 भर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे हेड्स हैं उसके अंदर भी, उसका भी आपको ध्यान रखना है और उसके बेसिस पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ हैं ये हमने आपको बताई। अब ओनरशिप के आधार पर बात करते हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एसेट्स यहाँ पर ITR1 भरते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो पूजा ऐसा है, अगर आपकी कोई फॉरेन में कोई आपकी असेट है या अगर आपका फॉरेन में कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो आप ITR1 नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के आप ओनर है तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। इवन अगर आपका जॉइंटली 2 प्रॉपर्टी है जिसमें आधा आधा भाग है, हिस्सा है आपका, तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि मेरा एक प्रॉपर्टी में आधा और दूसरे में आधा, वो मिला के एक प्रॉपर्टी होती है, वैसा नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके पास में पिछले साल में कभी भी अनलिस्टेड शेयर्स रहे हैं, मतलब आप अनलिस्टेड शेयर्स के ओनर रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर्स जरूरी नहीं कि इंडिया के शेयर्स हो, जो शेयर्स इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड शेयर के डेफिनेशन में आता है। तो वैसे अगर आपने नेस्डैक या डाउ जोन्स के कोई शेयर्स खरीदे हैं तो या ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, भले 31 मार्च को आपके पास में वो शेयर नहीं है तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर पाएंगे।
ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको सुझाव दिया गया है कि एसेट के बेसिस पर भी कुछ बातों का ध्यान रखिए, जिसमें कि आप ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा बलवंत जी, कुछ और भी क्राइटेरिया है यहाँ पर जिनका कि ध्यान में रखना चाहिए बेस्ड ऑन टैक्स डिडक्शन? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक इंडिविजुअल को अगर वो टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा लेते हैं तो फिर ITR 1 वो नहीं भर सकते? ऐसा कुछ केसेस आप हमें बता सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो जैसे अगर आप पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया है तो बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको मैंडेटरीली TDS काटना पड़ता है 194N में। और अगर आपका ऐसा TDS कटा है तो 194N में तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न में कोई दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर TDS कटा है और उसको क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे आपके बच्चे की इनकम अगर आपके साथ क्लब हो रही है, या आपने कोई आपके वाइफ को अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया, उसकी वजह से इनकम आप में क्लब हो रही है, मतलब आपकी इनकम में ऐड हो रही है, परंतु चूंकि TDS उनके नाम से कटा है तो आप ऐसी स्थिति में ITR 1 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन की इनकम आगे पीछे रही हो, उस पर आपका कोई टैक्स कट गया है, आपने अगर आपका उस पर कोई टैक्स का भुगतान कर दिया है, तो जैसे जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और सेक्शन 1991 है, उसके हिसाब से 2 बार व्यक्ति पे टैक्स नहीं लग सकता। तो अगर आपका फॉरेन में कोई टैक्स लग गया है फॉरेन इनकम पे, तो आपको उस पर टैक्स का क्रेडिट मिलता है इंडिया पे। तो अगर आप फॉरेन की टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भी आप ITR यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी जैसे कोई लॉटरी की इनकम है या आपका कुछ खुद का हॉर्स रेसिंग का बिजनेस है तो भी आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी सारे क्राइटेरिया हमने आपको बताए ओनरशिप के आधार पर, यहाँ तक कि टैक्स डिडक्शन का भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर, इसमें यहाँ पर 1 करोड़ की बात की गई है नॉर्मल केसेस में, अगर आप विड्रॉ करते हैं और वहाँ पर आपने 3 सालों तक ITR फाइल नहीं किया है टैक्स, इस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और भी जो क्राइटेरिया थे वो भी बलवंत जी हमें बता रहे थे। अब ऐसे में बलवंत जी एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि मान लीजिए मैंने कुछ पुराने लॉसेस हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं, या फिर करंट लॉसेस है जो कि आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, तो क्या इस केस में भी मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ? वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, बट देखिए इसके थ्रू काफ़ी सारी डिटेल्स हमें पता चली हैं कि यहाँ पर ITR फॉर्म 1 कौन नहीं फाइल कर सकता, एक HUF नहीं कर सकता, उनके लिए अलग फॉर्म है जो कि हमने पिछले के शोज़ में भी डिस्कस किए थे। नॉन रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ये भी टैक्स के नियम के अंतर्गत नहीं फाइल कर सकते। और अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं और एक से ज़्यादा कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम की भी बात अगर आती है तो यहाँ पर भी हमने आपको कुछ केसेस के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि आप कब ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा है, सभी सोर्सेज को अगर मिला दे तो वहाँ पर भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर इनकम है जहाँ पर कि जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है वो भी यहाँ पर ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। फॉरेन सोर्सेज से अगर आपकी कुछ इनकम आ रही है तब भी आपको उसको दिखाने के लिए
दूसरे फॉर्म भरने पड़ेंगे, ITR 1 आपके लिए नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पर ESOPs के कुछ नियम हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को ESOPs मिल रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं ITR 1 फॉर्म फाइल करने के, वो भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ इनकम के आधार पर भी हमने आपको तरीके बताए जिसके ज़रिए आप नहीं भर सकते हैं ITR 1। इस बीच देखिए काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं इसमें, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। तो यहाँ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे अपने लिए सही फॉर्म का चुनाव करें। और क्योंकि ITR 1 में को लेकर काफ़ी सारे नियम में बदलाव हुआ है और इस एक फॉर्म को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है, हमें भी काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं, कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए सही है। तो ये कुछ तरीक़ों से हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप टैक्स भरते वक्त कौन सा फॉर्म अपने लिए सही चुनाव कर सकते हैं। चलिए बलवंत जी से संपर्क हमारा वापस से जुड़ चुका है और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अगला सवाल हमारा यही था कि मान लीजिए मैंने कोई पुराने लॉसेस हैं जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं या फिर करंट लॉसेस हैं जो कि मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, उस केस में क्या नियम है? हाँ, सही, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मेरे ध्यान में बताना रह गया। अगर आपका कोई पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं और जो आप करंट ईयर की इनकम के सामने एडजस्ट करना चाहते हैं, या अगर आपकी इस साल की इनकम में कोई लॉसेज है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली जैसे जो सैलरी इनकम है और इसके अलावा आपका जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो गुंजाइश कम रहती है आपका कोई भी लॉस करंट ईयर में रहने की। पर अगर कोई भी इवेंचुअलिटी ऐसी है जिसमें आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या करंट ईयर में अगर कोई लॉस है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये फॉर्म भरते समय? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो आज की तारीख में जो प्रेजेंट रेजिम है जिसके हिसाब से अपन आप ऑनलाइन ITR भरते हैं, उसमें आप ITR के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते। तो जहाँ तक डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत सवाल है, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु आप जब अपना ITR भरने बैठे हैं और अगर आपने अलग से बुक्स मेंटेन नहीं किया है, तो कम से कम अपनी आपकी बैंक की पासबुक के सब ट्रांजैक्शंस देख ले और आपका जो 26 AS है और जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उससे देख ले कि आप कहीं जो इनकम आप बता रहे हैं, बताने की सोच रहे हैं, उसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो रह गई है। मतलब जैसे कोई बैंक स्टेटमेंट में आ गई, डायरेक्ट क्रेडिट हो गई, आपको मालूम नहीं है, या कोई म्यूचुअल फंड का जैसे आपने स्विच कर दिया एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में आएगा नहीं और एक साल भर बाद में हो सकता है आपको भी याद नहीं होगा। तो जो 26 AS और ये AIS है, वो भी आप बराबर से आइटम वाइज आइटम चेक कर लीजिए, जिससे आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो एकदम एक्यूरेट होगा। ओके, यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि मान लीजिए कोई एक घर में, एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है अपनी स्पाउस के साथ और उनकी कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस केस में क्या वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि किसी का एक से ज़्यादा घर है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि आधा घर है वो एक से कम है। तो और इनकम टैक्स के हिसाब से आप जॉइंट ओनर है तो आप उस आपके जॉइंट हिस्से के लिए आप अलग से फुल ओनर समझे जाते हैं। तो ऐसे केस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, बशर्ते दूसरी कंडीशंस भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। परंतु अगर आप, मैंने जैसे बताया कि अगर आपका 2 जगह जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों में आपका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे केस में आप 2 प्रॉपर्टी के ओनर माने जाते हैं और आप ITR 1 यूज नहीं कर पाएंगे।
ये भी बात का ध्यान रखिए आप, अगर आप एक प्रॉपर्टी में अगर आप जॉइंट ओनर हैं तो फिर आप फाइल कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इन बातों का भी आप ध्यान रखिए। बलवंत जी, यहाँ पर हम थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर बार बार कुछ नियम बदलने की भी बात हो रही है, पहले के तरीकों में और अभी के फॉर्म में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, जो मेजर जो चेंजेज होते हैं वो ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 में होते हैं। ITR 1 में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होते हैं। इस साल बस एक मेरे हिसाब से एक चेंज हुआ है कि जो पहले जैसे जो आप सैलरी की इनकम है और पेंशन की इनकम है वो भी सैलरी हेड में गिनी जाती है, तो अभी आपको पेंशन की इनकम के सामने भी ये बताना पड़ेगा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, PSU से आई है या और कहीं से पेंशन आई है, और मतलब ये आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पर सिर्फ मेरे हिसाब से ये जो मेजर चेंज जो ITR 1 में ये यही आया है। ठीक है, तो ये एक बदलाव आया है ITR 1 में जिसका कि आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपके सवालों को भी शामिल करने का वक्त है और एक एक करके उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास सुधा गांधी जी का सवाल आया है। बलवंत जी, इनका सवाल ये है कि इनको म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन शो कर रहा है IT पोर्टल पर बैंक अकाउंट में नहीं दिख रहा है, क्या उस पर ये टैक्स इनको देना बनता है? ये सवाल है इनका, इस पर आप अपनी राय दीजिए। देखिए पूजा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कोई स्विच किया है, एक मतलब सेम म्यूचुअल फंड हाउस का एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच किया है, तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, परंतु आपका एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच भी इनकम टैक्स पर्पज के लिए ट्रांसफ़र माना जाता है, और उस पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में बताना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको सुधा जी दे दी गई है। अगला सवाल आया है गुजरात से, गुजरात राजकोट से दिनेश भाई P दवे ने भेजा है। ये SBI के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया था 60 लाख का, और उस पर रीपेमेंट भी शुरू हो चुकी है सितंबर 2021 से। लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक डिस्बर्स्ड नहीं हो पाया है, और अभी भी जो फाइनल सेल डीड एग्रीमेंट है वो भी अभी पेंडिंग बची हुई है। इनकी 32 साल पुरानी एक प्रॉपर्टी है, अब ये उसको बेचना चाह रहे हैं। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट can I repay the entire sale amount of old property to my new running home loan account which may be ₹45 lakh? और इनका क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये रीपे करते हैं तो क्या ऊपर जो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है उसमें इनको कैपिटल गेन टैक्स लगता है क्या? सवाल थोड़ा बड़ा है दिनेश भाई जी का, बट बलवंत जी, हमने ये सवाल आपको भी भेजा था, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए पूजा, ऐसा है कि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको एग्जम्पशन मिलता है अगर आप दूसरा कोई रेजिडेंशियल घर खरीदते हैं तो। परंतु आप कोई पुराने कोई घर खरीदा और उस पर ऊपर लोन लिया है, और अगर घर बेचने से जो राशि मिलती है उसको अगर लोन रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। परंतु चूंकि उन्होंने घर बुक किया है सितंबर 21 में, और अगर अभी अगर ये घर बेचते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन दिया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के सामने जो आप कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेते हैं उसका कंस्ट्रक्शन 3 साल के भीतर कंप्लीट होना चाहिए। परंतु अगर कंस्ट्रक्शन आपकी जो इस पर कैपिटल गेन क्लेम करना, एग्जम्पशन क्लेम करना है, अगर उसके पहले भी अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो आप डिसएंटाइटल नहीं होते हैं। मतलब अगर आपका पहले प्रॉपर्टी बुक कर दी है, परंतु अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन बाद में मिलता है आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बेचने के बाद में, तो आप ये जो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन है वो क्लेम कर सकते हैं।
ओके, एक सवाल यहाँ पे आपको सुझाव दे दिए गए हैं दिनेश भाई। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी, और अगर कुछ और भी क्वेरीज हैं आपकी तो वो आप हमें पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने के तरीके आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक सवाल आईटीआर से भी जुड़ा हुआ आया है, वो भी हम शामिल करते हैं क्योंकि हम उसी पर शो भी कर रहे हैं। हम एक सवाल आया है, यहाँ पर उनका नाम तो मेंशन नहीं है, बट वो बैंक से रिटायर्ड हैं, उनको ग्रेचुटी मिलती है, पीएफ मिलती है, सैलरी पेंशन के फॉर्म में भी उनको कुछ अमाउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए। क्या सुझाव देंगे आप बलवंत जी इनको? देखिए पूजा, ऐसा है, सैलरी पेंशन और जो सैलरी से जो एंसिलरी पेमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह है, अगर वो टैक्सेबल है तो वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होंगे। और अगर इनकी दूसरी कोई जैसे इनकम जैसे बिजनेस है या कैपिटल गेन में नहीं है, और कुल मिला के टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो ITR 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और आखिरी सवाल लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमें सवाल आया है, ये और इनकी पत्नी दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है अपने दोनों के लिए, और 55,000 का प्रीमियम पे किया है करंट ईयर में। इसके अलावा इन्होंने 24,500 का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया है अपने बेटे के फैमिली के लिए, वहाँ पर भी ये कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं। अभी जानना चाह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ये कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनका HUF भी है, क्या सुझाव देंगे आप बलवंत जी को? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो सेक्शन 80 का डिडक्शन है वो व्यक्ति खुद की फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकता है। फैमिली में बच्चे खुद वाइफ और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं वो आ जाते हैं। अब चूंकि ये इन्होंने जो पेमेंट किया, ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन को 50,000 का डिडक्शन मिलता है। 55 में से 50,000 का डिडक्शन उनको मिल जाएगा। परंतु चूंकि लड़के की फैमिली के लिए जो प्रीमियम पेमेंट किया है, तो लड़के की फैमिली मतलब लड़का जाहिर तौर पे इन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यह डिडक्शन इनको नहीं मिलेगा लड़के का। परंतु इसके ही उल्टा अगर उनका लड़का पेमेंट करता है तो लड़के को खुद का डिडक्शन मिलेगा, और उसके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, भले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे केस में आपको जो पेरेंट्स का जो पेमेंट किया है वो 50,000 तक, और खुद का जो है नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 रुपये तक डिडक्शन मिलेगा। अगर आपके अपनी HUF है तो आप HUF में भी 80D का डिडक्शन ले सकते हैं, जिसके लिए प्रीमियम पेमेंट हुआ है। अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो वो 50,000 का डिडक्शन है, और अगर सीनियर सिटीजन के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है, और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव भी आपको दिए हैं, तो बेटर ये होगा कि अगर आपका बेटे के ज़रिए आप ये प्रीमियम पे करते हैं तो फिर आपको उस केस में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और आपको कितना फ़ायदा हो सकता है ये भी आपको बता दिया गया है। ओके बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम सवालों पर अपनी राय भी देने के लिए, साथ ही साथ हमें ITR फॉर्म 1 की वैल्यू भी समझाने के लिए कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उसको भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।